2007 दिसंबर में और 2008 दिसंबर में बाबा जी 2 बार मुझे फिजिकल दर्शन दिया। आप 12 साल तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए सिर्फ सोलर एनर्जी पर रहे। मैं सूरज को देखते थे, दोनों आंखों को ऊपर चढ़ाते हुए आज्ञा चक्र से बेस करके देखते थे। खाना से जो चार्ज होता है मैं डायरेक्टली सूरज से कर रहा हूँ। सन कॉस्मिक एनर्जी पिनियल ग्लैंड के पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कैंसर बीमारी को भी क्योर किया गया। लिवर सोरासिस 80% लिवर डैमेज हो गया था, बहुत सारा है। अभी बिना मेडिसिन से वो लोग आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते माँ आपका बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। जी। स्वामी जी, जो आपको उपाधि मिली है सन योगी, तो इसी प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जैसे आज मॉडर्न साइंस को देखें तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर हम ज़्यादा दिनों तक भोजन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इवन लोगों के भी हम कह सकते हैं कि मेंटली वो इस तरीके से रहते हैं, अपनी बॉडी को इस तरीके से उन्होंने डिपेंडेंट कर रखा है फूड पर कि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें चक्कर महसूस होने लगता है, वीकनेस फील होने लगती है। इन सब के बीच में रहते हुए स्वामी जी, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आप बहुत लंबे समय तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए आप सिर्फ सोलर एनर्जी पर रहे, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ प्राण। तो उसी के बारे में जानना चाहेंगे स्वामी जी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये साइंस ऑफ प्राणा है क्या और ये कैसे पॉसिबल है कि विदाउट फूड आप इतने समय तक आप सिर्फ सोलर एनर्जी पर रहे। जी, पहले मैं पीएमसी हिंदी चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो हमको इनवाइट करने के लिए, और ब्रह्मश्री पुत्री जी को मेरा नमस्कार। हम बहुत पुराना दोस्त हूँ, एक साथ में हम लोग बहुत बार एक साथ में हम लोग काम किए हुए हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किया हुआ नम्रता माँ। आज देखो, आप भी एक छोटी सी बच्ची है, इस एज में आपके मन में भी ये प्रश्न आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। साइंस ऑफ प्राणा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राणा को देखा नहीं देते, फील करना पड़ता है। एनर्जी दिखा नहीं देते हैं, लेकिन एनर्जी जब एक्टिव होते हुए जो उसका कुछ रिजल्ट मिलता है तब हमको पता चलते हैं। इसी प्रकार हमको भी पता नहीं था, जैसे प्रकृति से सूरज से हम एनर्जी, जैसे क्लोरोफिल खाना बना लेते हैं पेड़ के जो सलेक्शंस फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो इसी प्रकार शरीर के अंदर में भी हो सकते। इसका साइंस पहले हम बोलता हूँ, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस कैसे हुआ वो बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी साइंस के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी हो गया सुप्रीम एनर्जी, यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल एनर्जी। तो वो फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फोटोन मीन्स लाइट फॉर्म, जैसे सन हो गया फोटोन एनर्जी, स्टार्स सारे फोटोन एनर्जी है। तो फोटोन सूरज, पृथ्वी माँ है, वो सूरज का ही अंश है। हाँ। जब पृथ्वी सूरज से जस्ट अलग हुए थे, उस टाइम पृथ्वी के अंदर में केवल सन फोटोन एनर्जी था, बाकी कुछ नहीं थे। जब वो धीरे 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 कंसेंट्रेट होते रहे, घनीभूत होते रहे, तो क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था एटम, सूक्ष्म कणा जो है एटम बना था, वो हो गया स्पेस एलिमेंट। उसके बाद वो भी ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा एक एटमॉस्फेयर बनता है जहाँ पे वो फोटोन बना हुआ था। 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल जो हो गया फायर एलिमेंट, और उसके बाद 3 मॉलिक्यूल मिलके तो एयर एलिमेंट हुआ था। फिर एयर मॉलिक्यूल का 6 एक साथ में जब समन्वय हुए थे तब वाटर मॉलिक्यूल बना था। फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल जब एकत्रित होकर मिलने के लिए सक्षम हुए थे तब अर्थ एलिमेंट बना था। तो वही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्राणा
लाइट के थ्रू चैनलाइज्ड हो रहा है, और वो एटम, मॉलिक्यूल, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के थ्रू हमारा वो समन्वय के द्वारा हमारा लाइफ बना। हमारा लाइफ मीन्स केवल इंसान ही नहीं है, वन सेल प्लांट से लेको एल्गी, अमीबा, एंटामीबा से लेको 8.4 मिलियन पीसीसेस है, जो इंसान एक पीसीस है। तो ये अभी ये सब के अंदर से वो प्राणा कंटिन्यू नेचुरली फ्लो हो रहा है, लेकिन हम उस प्राणा को कैसे अपने फूड में कन्वर्ट कर सकता हूँ ये हम लोगों को नेचुरली पता नहीं है। लेकिन पेड़ क्या करता है? पेड़ नेचुरली जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है एक ही है, सेम है। क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, केवल अंतर क्या है? मैग्नीशियम और आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहते हैं और हीमोग्लोबिन में आयरन रहते हैं। दोनों का पीएच भी एक है। अब क्लोरोफिल का जो मैग्नीशियम है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12, क्योंकि 12 जो होता है ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक यूनिक नंबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलता हूँ, 12 चिरंजीवी, मीन्स 12 एलिमेंट। 5 एलिमेंट हम लोग बोलता हूँ, एक्चुअली 5 एलिमेंट उसका एक छोटा रूप है। लेकिन टोटली होता है 12 एलिमेंट है, यूनिक 12 एनर्जीज को वो होता है 12 एलिमेंट। तो इसमें क्या 12 एलिमेंट्स में क्या, क्योंकि हमें तो 5 ही पता है। हाँ, 5 इसको जो है जैसे मान लो हमारा सेंस के द्वारा हम लोग उसको समझ सकता हूँ। जैसे मान लो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिया है, आँख, कान, नाक, टांग और स्किन, और 5 कर्मेंद्रिया है, हाथ, पैर, बाक, एनस और जेनिटल ऑर्गन। तो ये 5 10 हो गया। लेकिन ये 5 जो जनरल हमारा जो ज्ञानेंद्रिया है, वो कभी कभी हम ध्यान में जब बैठ जाता हूँ, आँख तो कोई स्थान में है लेकिन देख रहा हूँ कोई दूसरा स्थान में, होता है और नहीं? यस। सुन रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ का आवाज़ सुनाई नहीं देते, जहाँ पे हम ध्यानस्थ हो गया वहाँ से सुनाई देते, वहाँ से स्मेल मिलता है, वहाँ से टेस्ट मिलता है, वहाँ से फीलिंग्स होता है। तो इसका अर्थ होता है ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। वो कौन है? हमारा आज्ञा चक्रास, पीनियल ग्लैंड। तो वो एक 6 ज्ञानेंद्रिया हो गया। और हमारा हाथ, पैर, बाक मीन्स कंठ और एनस और जेनिटल ऑर्गन, ये भी काम अपने आप नहीं कर सकते हैं। वो कि कौन मदद करता है? नाभि, जिसको कुलो कुंडलिनी कहा जाता है। मीन्स क्यों ना, जो हम जन्म लिए थे माँ के गर्भ में, वो पहला सेल जो है वो है नाभि में है, और वो सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ द सेल को पैदा करते हुए भी वो जैसा माँ के गर्भ में थे वैसे ही है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो नाभि में है। वो फिजिकल ऑर्गन से सारे ऑर्गन का कनेक्शन है, फिजिकल सेल से सबका कनेक्शन है। तो ये हो गया 6 कर्मेंद्रिया। देखो ये सबका अलग अलग नेचर है, आँख का, कान का, नाक का, टांग का, स्किन का, हाथ का, पैर का, सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग डायमेंशन में काम कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिवनेस वहाँ पे है, और हमारा 12 ऑर्गन के थ्रू ये प्रोड्यूस कर रहा है। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ब्रेन, ट्रिपल आर्मर, गल ब्लैडर और लीवर। ये 12 ऑर्गन, ये 12 एलिमेंट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और 12 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू काम कर रहा है। तो इसीलिए 12 जो एलिमेंट का जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आयरन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है 26। तो आयरन हो गया हायर कॉन्शियसनेस, मैग्नीशियम हो गया लोअर कॉन्शियसनेस। जब लोअर कॉन्शियसनेस रिसीव कर सकते, हायर कॉन्शियसनेस क्यों नहीं? अब जो पेड़ पौधा हमारा पूर्वज है वो लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, हम हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस हूँ। तो जब पेड़ पौधा जब रिसीव कर सकते, हम क्यों नहीं? हमारा अंदर में वो नेचर रहे, लेकिन उस
जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है। वो हुआ था सन मेडिटेशन के थ्रू। जब सन कस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे थे, वो आज्ञा चक्र से वो सन कस्मिक एनर्जी रिसीव हुआ, वो पीनियल ग्लैंड में जाके मेटाबॉलिज्म हो गया, 5 एलिमेंट एनर्जी व 12 एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वो हमारा शरीर का सारे कोष को चार्ज करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमको खाना पीना लेने के कोई आवश्यकता नहीं पड़ा था। ये कंकर ऑफ हंगर था। ये फास्टिंग और कंकर ऑफ हंगर में अंतर है। जो बोल रहे हो ना, नॉर्मल आदमी खाना नहीं खाते हैं तो दुर्बल हो जाते, ये फास्टिंग है, ये फोर्सफुली हो रहा है। और मेरा जो गए थे वो नेचुरली हो गया था। जी। तो गुरुजी, जैसे आप जब इतना टाइम रहे बिना खाना खाए पिए, तो आपका जो ये प्रोसेस था ये कैसे था? मतलब किस तरीके से आप वो एनर्जी आप लेते थे? ये मैं क्या करते थे, मैं सूरज को देखते थे, दोनों आँखों को ऊपर चढ़ाते हुए आज्ञा चक्र से बेस करके देखते थे। ये ब्रेन क्या हो गया ना, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ब्लैक बॉक्स हम जानता हूँ, ब्लैक बॉक्स का एक छोटा सा टाइनी होल होता है, और टाइनी होल के अंदर से जब एनर्जी लाइट जब अंदर में घुस जाते वो निकलने नहीं पाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स और कुछ नहीं, हमारा ब्रेन का मॉडल है। ये आज्ञा चक्रस हो गया, इस ब्रेन हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स, आज्ञा चक्रस हो गया वो टाइनी होल। ओके। जैसे मान लो सूरज का लाइट तो हस्तन में पड़ रहा है, लेकिन वो पत्ता को जला नहीं सकते, लेकिन उसको कॉन्केव लेंस के द्वारा एक पॉइंटेड करके पत्ता में, सूखा पत्ता में डाल दो तो आग जल जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मेडिटेशन वही चीज है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस सबके पास आ रहा है, लेकिन वो फोकस नहीं होने पा रहा है। तो ये है मेडिटेशन के द्वारा वो फोकस करके आज्ञा चक्रस में कंसंट्रेट करके पॉइंटेड कर लिया कॉस्मिक एनर्जी को। तब ये टाइनी होल के द्वारा, जो आज्ञा चक्रस के द्वारा अंदर में घुस गया, तो बैक साइड में पीनियल ग्लैंड में जाके वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो पीनियल ग्लैंड वो सेरिबेलम में लेकर जाके मेटाबॉलिज्म करके 12 एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 एलिमेंट का जो है, अभी पहले 12 एलिमेंट बोले तो सभी आदमी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम 5 एलिमेंट ही बोलेंगे, क्यों ना, जितना समझ सकते हैं। तो 5 एलिमेंट एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया। अब जाके वो ब्रेन में जाके क्या करते हैं ना, हमारा ब्रेन में क्या ऑब्स्टेकल हो जाते हैं, क्यों हम ट्रेस में हूँ, हमारा ट्रेस ही होता है, एनर्जी को डाउन कर देते हैं अंदर का। हमारा अंदर में भरपूर एनर्जी है, लेकिन ट्रेस एनर्जी क्या करता है, उसको सोख लेते हैं तो हमको दुर्बल कर देते हैं। कैसे होता है? जैसे कंप्यूटर में हम क्या करता हूँ, विंडो खोलता हूँ तभी काम करता हूँ। एक विंडो खुल के काम कर रहा हूँ, दूसरा विचार आ जाता है, दूसरा विंडो खोल देता हूँ, फिर से ऐसे करके एक एक करके बहुत सारा विंडो खुल जाते हैं, तो आखिरी में कंप्यूटर हैंग हो जाता है। Yes. इसी प्रकार हमारा एक विचार आया, वो विचार के अनुसार काम शुरू किया, फिर से विचार आ गया, अधूरा रहते हुए हम दूसरा काम जोड़ देता हूँ। ऐसे बचपन से आज तक कितना सारा अधूरा विचार हमारा ब्रेन में पड़ा हुआ है, वही हमको कंफ्यूज कर रहा है, वही हमारा ट्रेस बना रहा है। वो भी एनर्जी फॉर्म है, वो भी 5 एलिमेंट का एनर्जी फॉर्म है। वो हमारा क्रिएटेड 5 एलिमेंट एनर्जी मीन्स लो कॉन्शियसनेस ऑफ 5 एलिमेंट एनर्जी है। और हम क्या कर रहा हूँ, सन कॉस्मिक एनर्जी से हायर जो फ्रीक्वेंसी 5 एलिमेंट एनर्जी रिसीव कर रहा हूँ। तो वो 2% ब्रेन में जाके जो अधूरा विचार पड़ा है, जो ट्रेस बना हुआ था, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1000 विंडो को क्लोज अप कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन का जो ब्लॉकेज हो गया था, हेवी हो गया था, मेमोरी बहुत भर गया था, वो रिलीज हो जाते, तो मेमोरी पावर बढ़ जाता है। अब मेमोरी पावर बढ़ने के बाद हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाते हैं, विल फोर्स बढ़ जाता है। पहला दिन से होता है। जब डेली कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो स्टॉक कर रहा है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पता है कौन सा ऑर्गन में कौन सा एलिमेंट का एनर्जी चाहिए, वो वहाँ पे पूर्ति कर देते हैं। खाना हम क्यों खाता हूँ, वही खाना का एनर्जी को बॉडी के अंदर में जाके चार्ज करते हैं। और हम क्या कर रहा हूँ, वो सूरज के एनर्जी को स्टॉक करके उसी एनर्जी के द्वारा बॉडी को चार्ज करने दे रहा हूँ। तो खाना से जो चार्ज होता है मैं डायरेक्टली सूरज से कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ से संभव है।
तो ये जो आप चार्जिंग का आपने जो बताया कि आप बिल्कुल डायरेक्ट सन को देख के आँखों को ऊपर करके, क्या एक बार ये प्रोसेस आप दोबारा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि किस तरीके से करना होता है? मैं इसको तो समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए गुरु के आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, क्यों ना इसके उसी टाइम में जो बहुत सारों चीज़ को तुरंत उसको करेक्ट करना है, क्यों ना उस टाइम जो करेक्ट नहीं करेंगे तो वो डिस्टर्ब भी हो सकते, लेकिन मोटा मोटा चीज़ को मैं बोल देता हूँ। इसमें पहले हमारा मन को तैयारी करना है। मन को तैयारी करने के बाद उसके तैयारी करने के बाद जब हमको आंखों को ऊपर चढ़ाता हूँ तो क्या होता है, देखिए रेटिना गार्ड हो गया हम्म, तो डेंजर है ही नहीं, है ना। रेटिना प्रोटेक्टेड हो गया, हमारा व्हाइट पार्ट ऑफ आई वो भी समान एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। और क्या हुआ ना, 3 आँख एक साथ में जोड़ गया। आज्ञा चक्र से भी तो इंटरनल आई है, नॉलेज आए है, और ये कॉस्मिक आए है, तो ये जो है मैक्सिमम एनर्जी को हम रिसीव कर सकता हूँ। एक हुआ। उसके बाद क्या करना है ना, ये जो दोस्ती करना है सूरज के साथ, हमारा दोस्ती फीलिंग से उसको रिसीव करना, जो आ रहा है एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना और एक्सपेक्ट नहीं करना। बस ये फार्मूला उसको प्रैक्टिस कराता हूँ, और उसके लिए उसी टाइम में जो तैयारी करना है, उसके बाद मैं उसका प्रोसेसिंग है। 10 मिनट तो पहले मन को तैयारी करने के लिए लग जाते हैं, आधा घंटा सूरज को वहाँ पे दिखाता हूँ। दिखाने के बाद वो 1 घंटा तक बच्चा भी देख लेते हैं, वो मन का तैयारी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उसको रिलैक्स कराने के लिए आंख बंद कराना है, आंखों को रिलैक्स कराना है, शवासन कराना है, और 20 मिनट लग जाते हैं। मीन्स कम से कम 1 घंटा का प्रोसेस है। जी। तो गुरुजी जैसे आपने बोला कि आँखों को ऊपर एकदम कर लेते हैं तो हमारे रेटिना पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि ये किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि कर सकते हैं, लेकिन शुरू के टाइम में राइजिंग सन से 1-2 घंटे के अंदर ही शुरू करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एकदम जंप करके दोपहर को नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम जैसे बहुत सारा आदमी जो एडवांस लेवल में है, वो तो दोपहर का किसी भी टाइम में कितना घंटे तक भी कंटिन्यू दे सकते, लेकिन बिगिनर्स डायरेक्टली इतना जंप करके नहीं जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जी। और गुरुजी इसका फ़ायदा क्या है? मतलब अगर कोई पर्सन नहीं कर रहा है तो क्या वो नुकसान में है? मैं नेचुरली तो हम तो कुछ ना कुछ एनर्जी ले रहा हूँ, नेचुरली एनर्जी तो आ रहा है, उसका एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमारा विचार वो उसको हमको कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो आते हुए भी हम रिसीव करने नहीं पाता हो। मेडिटेशन नथिंग बट बी 100% देयर वेयर वी आर, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। विचार शून्य स्थिति में रह जाओ तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अपने आप होते रहेगा, सारे पूर्ति होते रहेगा, लेकिन हमारे विचार ही तो उसको ड्रेनेज कर देते हैं। वो स्थिति के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का बहुत सारा किस्म का प्रैक्टिस है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सूरज को ही देखना पड़ेगा ऐसे बात नहीं है। अभी देखे नहीं कर रहा है तो उसको लंबा टाइम लगता है उसको समझने के लिए, और जो कभी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए मिलता नहीं। और यहाँ पे प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलता है, एक तो है बॉडी का अंदर में चार्ज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा शरीर के अंदर में बीमारियाँ है, जो टॉक्सिन्स जमा रहते हैं सेल में, वो सारे वो भी टॉक्सिन्स होता है, एनर्जी, वो भी इम्बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट एनर्जी। तो सन कॉस्मिक एनर्जी पिनियल ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू उस ऑर्गन में, उस सेल के अंदर में जाके वो टॉक्सिन्स को हटा देते हैं। तो हम किसी भी कैंसर बीमारी को भी क्योर किया गया, बहुत सारे ब्लड कैंसर का बीमारी क्योर हुए, लंग्स कैंसर का, लिवर सोरासिस का, लिवर जो 80% लिवर डैमेज हो गया था उसको भी पूरी तरफ से स्वास्थ्य दिया गया। आँखों बिल्कुल डैमेज हो गया था, उसी को भी आँखों का रोशनी भी उसका पूरा मिल गया। ऐसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बहुत सारा है, अभी बिना मेडिसिन से वो लोग फ्री माइंड में। एक्चुअली क्या होता है, टेंशन फ्री हो गया तो एनर्जी तो ऑलरेडी हमारा अंदर में आ रहा है, वो रिसीव करने का तो केवल वो एक्सेप्ट करना है। तो ये मेडिटेशन क्या करता है, एक्सेप्टेंस कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और कुछ नहीं।
तो गुरुजी जैसे मेडिटेशन की आपने बात की है, तो क्या मेडिटेशन की किसी भी टेक्निक को कोई भी टेक्निक अपनाकर ये किया जा सकता है? जी, तो वो जो कोई भी टेक्निक, एक्चुअली मेडिटेशन का बहुत सारा प्रोसेस है, उसको हम समझने के लिए 5 कैटेगरी में लेकर आ रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कोई आदमी, हम लोग क्या करता हूँ ना, आँख बंद करके बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, आँख खुली करके बैठता हूँ, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, 0 0 0। मीन्स हम क्या कर रहा हूँ, स्पेस एलिमेंट को रिसीव कर रहा हूँ, स्पेस एलिमेंट से एनर्जी रिसीव कर रहा हूँ। कोई आदमी क्या करता है, सांस क्रिया के द्वारा करते हैं, आनापाना और जो ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा कर रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है। ये क्या होता है, एयर एलिमेंट को हथियार करके कर रहा है। कोई पानी पी के नौली धोती कुंजल करके ले रहा है, वो वाटर एलिमेंट को यूज कर रहा है। कोई आग जल रहा है चारों साइड में, जो उसी में उसके चारों साइड में बैठ के उसके द्वारा मेडिटेशन कर रहा है, वो अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को यूज कर रहा है। कोई हठ क्रिया में सालों के साल खड़े रहते हुए शरीर को कंट्रोल करते हुए, जो उसको बैलेंस करते हुए कर रहा है, वो होता है हठ योग में अर्थ एलिमेंट को यूज कर रहा है। अब देखो, ये पांचों तत्व से शरीर बना, पांचों तत्व में जी रहा हूं, अरे पांचों तत्व में ही हमको जाना है। और इस पांचों तत्व को भारत का साइंस, हमारा जो भारत का सनातन संस्कृति में जो हमारा, इसका साइंस क्या बता मालूम है, भगवान, भ ग ब आ न, भ से भूमि अर्थ एलिमेंट, ग से गगन स्पेस एलिमेंट, ब से वायु एयर एलिमेंट, आ से अग्नि फायर एलिमेंट, न से नीर वाटर एलिमेंट। तो ये पांचों तत्व का समन्वय हो गया भगवान। तो ये पांचों तत्व का जब हमारा अंदर में बैलेंस हो जाते, सारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, मेमोरी पावर बढ़ रहा है, वाइटल, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाता है। क्यों नहीं, जब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा वो इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिकल, हमारा जो विचार अच्छा होगा, प्लानिंग प्रॉपर होगा, हम अप्लाई प्रॉपर होगा, कर्म भी प्रॉपर होगा, तो रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा ना। तो हमारा इकोनॉमी भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो हम तो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से ही आए हुए, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी टू द 5 एलिमेंट टू लाइफ। तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हूँ, तो वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ विचार शून्य स्थिति में जब आ जाते, वो धीरे से धीरे हमको एक्सपेंड करके उसके साथ कनेक्ट कर देते, तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी डेवलप कर देते हैं। तो फिजिकल, मेंटल, वाइटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एक साथ में बैलेंस कर रहा है। क्यों न, सूरज से द्वारा एक साथ में पांचों तत्वों को बैलेंस कर रहा हूँ। बाकी जो मेडिटेशन में एक एक तत्व को लेकर बैलेंस कर रहे थे, तो बाकी चारों तत्व उसको पीछे खींच रहा था, इसीलिए वो लंबा प्रोसेस है और यहाँ पे शॉर्ट है। जी, तो गुरुजी जैसे अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि नहीं है, वो नेत्रहीन है, तो क्या तब भी वो ये एनर्जी ले सकता है? कर सकते हैं ना। थर्ड आई तो हमारा है ही, और नेत्रहीन मान लो 2 प्रकार का होती है। मैं एक जन्म से होता है, तो उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, वो इंट्यूशन से रिसीव कर सकते हैं, आँखों से आँखों का भी रोशनी लौटा भी सकते हैं, और नहीं तो भी उसका इंट्यूशन का पावर इतना बड़ा होता है। जैसे सूरदास, उनका आँख नहीं थे, लेकिन क्या क्या लिखा, क्या दिव्य ज्ञान से हम लोगों को प्रभावित किया। तो ये उसका हाई लेवल का वहाँ पे कनेक्शन हो जाते। और हमारे बीमार के द्वारा आँखों का रोशनी चला गया, उसको पूर्ण रूप से लौटा भी सकते हैं, इंट्यूशन भी बढ़ा सकते हैं, फिजिकल विजन भी बढ़ा सकते हैं।
जी, तो गुरुजी ये तो हमारी बात हुई कि कैसे हम सन से जो पावर आ रही है उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, उसका राइट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो गुरुजी आगे बढ़ते हैं कि आज के समय पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, हमारे पास स्पिरिचुअल चीज़ें करने के लिए समय नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिज़ी है। और एक तरफ देखा जाए तो वही लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं न कहीं खालीपन महसूस होता है कि बाहर से कुछ दुःख है नहीं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत अकेलापन, बहुत दुखी फ़ील होता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये जो है, देखिए इसका जो क्यों एम्प्टीनेस हो रहा है, एक्चुअली क्यों उसका कमियां क्या है, ये खुद भी वो लोगों को पता नहीं है। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का लेता हूँ। जैसे नॉर्मली पानी किस तरफ बहता है? नीचे की तरफ, ढलान के तरफ। कभी हमारा अंदर में विचार आया, हम उसको देखते हुए एंजॉय करता हूँ, लेकिन कभी विचार आया उसका सोर्स कहाँ है, कैसे नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है। हम देखेंगे तो थोड़ी सी दूर जाएंगे तो देखेंगे पहाड़ का चोटी से आ रहा है, लेकिन मेरा विचार वहां रुकता नहीं। मेरा विचार रुकता, वहां से भी क्वेश्चन करता है पहाड़ का चोटी में पानी पहुंचे कैसे। लोअर जो फ्लो ऑफ द वाटर इज सोर्स इज द अपर फ्लो ऑफ द वाटर वेपर। समुद्र से वेपर होते हुए आसमान में जाके बादल बना और उसके बाद बारिश रूप से गिर रहा है। वो बारिश का बूंद डिपेंड कर रहा है कहाँ पे गिरेगा, उसके ऊपर उसका एग्जिस्टेंस, उसका सेटिस्फैक्शन। एग्जिस्टेंस जो तड़पना, जो अभी बोल रहे थे, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इसीलिए तो तड़प रहा है। कहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। देखो ये बूंद तब तो बालूकोना में डेसर्ट में भी गिर सकते हैं, तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। वही बूंद पेड़ के ऊपर गिर सकते हैं, हरियाली कर सकते हैं। वही बूंद तालाब में गिर सकते हैं, थोड़ी सी और पीसफुल हो सकते हैं। लेक में गिर सकते, नदी में गिर सकते, डायरेक्ट समुद्र में भी गिर सकते। अब इस समुद्र क्या हुआ? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वेपर क्या हुआ? कॉस्मिक एनर्जी। हम क्या है? कॉस्मिक एनर्जी का बॉन्ड होके एक बादल हूं, कॉस्मिक बादल हूं। अब हमारा पानी का बूंद क्या है? हमारा कर्म। हमारा कर्म जैसे होगा उसी प्रकार का पानी का बूंद वहां पे गिरेगा। कर्म सभी कर रहा हूं, पैसा बहुत सारा आदमी के पास है, कर्म भी कर रहा हूं। तो जब हम केवल सेल्फिशनेस के लिए काम करता हूं, मैं सेल्फ बेनिफिट के लिए काम करता हूं, दूसरा के लिए सोचता ही नहीं, तो क्या होता है? वो बूंद डेसर्ट में गिरता है। जैसे तब तो बालूकोना में गिरने के बाद उसका जैसे बिछड़ जाता है, जैसे उसका सिर अलग हो जाते, हाथ पैर अलग हो जाते, बॉडी अलग हो जाते। इस प्रकार से हम सारा जिंदगी भर कठोर परिश्रम करते हुए भी तड़प तड़प के मरता हूं। क्यों ना? हम केवल सेल्फिश फ्रीक्वेंसी में रख दिया, हमारा फ्रीक्वेंसी दूसरा किसी के साथ मैच नहीं कराया। हमारा प्रॉब्लम के टाइम हम दूसरा का मदद ले भी नहीं सकता हूं, दूसरा मदद करने चाहते हुए भी उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर सकता हूं। क्या ये डेसर्ट में तब तो बालूकोना में पानी गिरने के बराबर नहीं है? तो हमारा कर्तव्य हमारा फैमिली के लिए भी है और नहीं? बिल्कुल। जब हम आज क्या हो रहा है, मेकल एजुकेशन इसके लिए दायी है। ये मेकल एजुकेशन पर्पसफुली हमारा फैमिली को डिस्कनेक्ट किया। आज देखो माँ, जितना सारा सीरियल है घर को तोड़ने के लिए, घर को बनाने के लिए, एक भी सीरियल नहीं बनता है। सही बोल रहा हूँ और नहीं? तो ये जो चीज है, तो हमारे फैमिली के लिए, सबके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरा किया और नहीं किया, मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करें तो मेरा फ्रीक्वेंसी फैमिली का सबके साथ मैच कर रहा है। हम जब दुखी होंगे तो फैमिली का सपोर्ट भी मुझे मिलके सुखी कर सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैं ग्रहण भी कर सकता हूं और वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है वो पानी का बूंद कहाँ गिरा? पेड़ के ऊपर, हरियाली, फैमिली के अंदर खुशहाली आया। अब समझ रहा है मां कहाँ लैकिंग हो रहा है?
उसके बाद एक फैमिली से पूरा संसार का जीने के लिए जो सारे सामान हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके लिए हमारा सोसाइटी का आवश्यकता है, समाज के लिए आवश्यकता है। तो समाज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नहीं? बिल्कुल है। तो जब समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, समाज हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हमारा बूंद तालाब में गिर रहा है। उसके बाद बहुत सारे समाज मिलकर देश होता है, नेशन होता है, हमारा नेशन है। तो देश के लिए, नेशन के लिए हमारा काम है, करना है या नहीं? देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, क्या मैं सुरक्षित हूं? तो हमारा कर्तव्य है और नहीं? जब देश के लिए हम सोचेंगे, अपना कंट्री, अपने देश के लिए सोचेंगे, देशभक्त बनेंगे, तो क्या होगा ना, एक हमारा पानी का बूंद कहां, एक लेक में गिरा। उसके बाद जब हम ये सारे देश मिलके एक नेचर हमको रक्षा कर रहा है, तो नेचर से बारिश आ रहा है, नेचर से ऑक्सीजन दे रहा है, नेचर से सब कुछ दे रहा है, पांचों तत्व दे रहा है, तभी तो हम जी रहा हूं। तो नेचर के प्रति हमारा कर्तव्य है। जब नेचर के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हमारा पानी का बूंद गिरेगा नदी में। और नेचर के ऊपर कौन है? वही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, परमात्मा बोलो, परम ब्रह्म बोलो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलो, कुछ भी नाम से बोलो, चीज तो एक ही है। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी से हमारा जो लाइफ बना, वो कंटिन्यू कनेक्ट है, तभी तो हम जिंदा हूं। और जिस मूवमेंट में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डेड बॉडी, सब कुछ रहते हुए डेड बॉडी है। तो वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमको प्राण दे रहा है, हमको एक्सपीरियंस देने के लिए हमको मदद कर रहा है, साइलेंटली काम कर रहा है, हम बिना सोचते हुए भी हमको मदद कर रहा है। और हम उसमें कनेक्ट हो जाएंगे तो कितना मदद कर सकते हैं। वो तब पानी का बूंद कहाँ गिरेगा? समुद्र में डायरेक्ट मिलेगा, सोर्स में ही मिलेगा, जहां से वो व्यापार उठे थे वहां पे जाके मिल गए। इसको कहा जाते योग जी। और ये योग का समन्वय होने नहीं पा रहा है। हाफ सर्कल में ये लोग काम कर रहा है, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, सारी चीज मिला, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रहा है ना? ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन, लैक ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं यही पता नहीं है, पूरा दुनिया को ढूंढ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मतलब ये सेल्फ अवेयरनेस से बहुत दूर है। समाज के बारे में तो वो तब जानेंगे जब उन्हें अपने बारे में पता होगा। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। अभी क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम खोलें, कोई न्यूज़ चैनल लगाएं, कि लोगों में इतना गुस्सा आ गया है कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के जीवन को भी ख़त्म कर देते हैं। जी जी। तो ये गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है आज के समय में लोगों में? और कैसे रियलाइज़ कैसे होगा कि उनको जितनी उनकी जान कीमती है, जितना उनका परिवार कीमती है, वैसे ही सामने वाला का भी कीमती है। मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका लेवल जो है बहुत लो होता जा रहा है। जी, बहुत बहुत कीमती क्वेश्चन किया माँ, जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। जो आज समाज का, हमारा छोटा छोटा बच्चा का जिंदगी कहाँ जा रहा है, ये मेकेले एजुकेशन इसके लिए दायी है। पर्पसफुली 1835 2 फरवरी इसका बीज बपन किया गया था। जो लॉर्ड मेकेले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश किए हुए थे, एजुकेशन सिस्टम को, भारत का एजुकेशन सिस्टम जो कल्चरल हेरिटेज को किस प्रकार से ध्वंस किया जाएगा, और उस कारण से ये हो रहा है। हमारा भारत का जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कट करके निकाला गया। एजुकेशन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबल, आज आदर्श डिपेंडेंट हो चुकी है। सेकंड, ईगोलेस, आज ईगोफुल हो चुके हैं। थर्ड, बिल्ड कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस हो चुकी हैं। फोर्थ, ग्रेट नॉलेज थ्रू विजडम, विजडम को काट करके पार्ट ऑफ द पर्सनल नॉलेज को आज पास हो रहा है। फिफ्थ, सेल्फ रियलाइजेशन, अनटिल अनलेस गेट द सेल्फ रियलाइजेशन वी आर नॉट क्वालिफाइड, नॉट फॉर इवन मैरिज। आज हमारा क्वालिफिकेशन नहीं, हम सर्टिफाइड हो। सिक्स्थ, एनलाइटेंड पर्सन शुड बी टीचर एंड गुरु, आज एनलाइटेंड पर्सन को निकाला जाता है। सेवेंथ, build mother quality with all the research and all the activities. Mother quality means मातृत्व, means unconditional love. जो काम कर रहे हो उसको प्यार करो, माँ के बराबर, तब करो। देखो ना क्या मजा है। देखो, काम का 3 भाग हो जाता है, वर्क, हैबिट, हॉबी। तीनों एक ही चीज है, लेकिन रिजल्ट तीनों का
फार डिफरेंस है। वर्क में क्या था, प्रेशर, हमको ज़बरदस्ती करना है, उसको जब डेली प्रैक्टिस करो तो हैबिट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और उसको प्यार से करो, वही काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो पता ही नहीं चलेगा। और उसका रिजल्ट, तीनों का रिजल्ट कितना है, काम एक ही कर रहे हो। तो मेकल एजुकेशन सिस्टम क्या क्या, वो हॉबी को वर्क लोड में डाल दिया। अब ये सातों चीज को काट करके 5C को इंप्लीमेंट कर दिया, जो हमारा लाइफ को कैंसरस जम बना दिया। पहला C होता है कंपेयरिंग एंड कंपटीशन। आज हम माँ पिताजी भी बच्चा को बोल रहे हैं, देख तेरा दोस्त कैसे है, तू कैसे है, तुझे 95% मार्क लेना ही है तभी वो कॉलेज में तुमको दाखिल किया जाएगा। मीन्स कंपेयरिंग एंड कंपटीशन में डाल दिया। अच्छा, सृष्टि में कोई चीज दोबारा सेम पैदा हुआ नहीं, तो सब यूनिक है। तो किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, किसके साथ कंपटीशन कर रहा हूं? मैं तुम्हारा डायमेंशन मेरा डायमेंशन अलग है, लेकिन तुम्हारा डायमेंशन मेरा डायमेंशन अलग है, इसका अर्थ नहीं है तुम बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तुम छोटा, ही नहीं है। तुम्हारा एक डायमेंशन का हायर है, उसका आवश्यकता है, और मेरा एक डायमेंशन हायर है, वो भी आवश्यकता है। तो सब मिलके तो यूनिट है। तो कंपेयरिंग करने से कभी समाधान नहीं होती है। तो कंपेयरिंग एंड कंपटीशन रेस में लगा दो, थक जाओगी, मिलेगा ही नहीं। तो सेकंड से पैदा हो जाएगा जो होता है कंफ्यूजन। 3 गुना लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कंफ्यूज दूसरा को करेगा, खुद कंफ्यूज होगा। उसमें रेस में जब आगे बढ़ेगा तो तीसरा सी आ जाएगा, वो होता है क्रिटिसाइज। मैं जो जानता हूं दूसरा कोई नहीं जानती, मैं बड़ा हूं, है ना। क्रिटिसाइज दूसरा को, बाद में जब मैं कौन हूं ये भी जानता नहीं, तो बाद में खुद को भी क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा। 9 गुना लाइफ को बर्बाद करेगा। उसके बाद चौथा C अपने आप आ जाएगा, जिसको कहा जाते है क्रेजीनेस। सहन नहीं करने पाएंगे, ना तो पिता माता को, ना तो दोस्तों को, ना तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरा को, ना तो भाई बहन को, ना तो खुद को। उसके बाद 5वां C अपने आप आ जाएगा, जिसको कैओस, जो बोल रहे थे आज खून कर रहा है, मर रहा है जो है, क्यों ना उसको रोबोटिक बना दिया। उसको आज जो शिक्षा दे रहा है केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उसको केवल इमेजिनरी नॉलेज दे रहा है। तो इसीलिए ये सारे चीज चल रहा है। ये मेकले एजुकेशन पर्पसफुली इसको बनाया, क्यों ना हमको लूटने के लिए। हमारा वीकनेस, हमारा यूथ जब बर्बाद हो जाएगा, यूथ का स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगा, तो जैसे वो मोड़ने चाहे, जैसे वो हमको लूटने चाहे, उसी प्रकार से वो लूट सकते। और इसको समाधान आज भी है। क्या वो समाधान? क्या है? न्यूटन का लॉ क्या बोल रहा है? एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जितना हमारा कठिन प्रॉब्लम है, उतना ही हायर सॉल्यूशन भी इंतजार कर रहा है। वो क्या है ना, हमारा 5P होता है इसका सॉल्यूशन। पहला P होता है पेशेंस। धीरज रखते हुए कोई काम करें तो 100% उसका सॉल्यूशन है। आज पेशेंस को काट कर दिया। ना तो खुद हम लोगों का पेशेंस है, पिताजी माताजी का पेशेंस है, ना तो बच्चा का, ना तो टीचर का, ना गुरु का पेशेंस है। क्यों ना, खुद को ही पहचानता नहीं, दूसरा को पहचानने के लिए रास्ता दिखा रहा हूं। जी, समझ रहा है माँ कहाँ गलती हो रहा है? उसके बाद क्या होता है, सेकंड P इसको हमको मदद करता है, उसका और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। वो होता है पंक्चुअलिटी। समय पे करो। समय बहुत कीमती है। जिस उम्र में जो काम करना है, उस उम्र में जिस समय में जो काम करना है, उस समय पे कर लो। इसको पंक्चुअलिटी 3 गुना लाइफ को हमारा पीसफुल बना देगा। उसके बाद तीसरा P होता है परफेक्शन। जब एक काम में परफेक्शन नहीं आता है, तब तक दूसरा काम में मत दो, हाथ दो। ये 3 P को थोड़ी सी हमको साधन करना है। बाकी दूसरा 2 P अपने आप आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन और प्लेजेंट, पीसफुलनेस। तो ये है हमारा जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का। इसीलिए मैं यूनिवर्सल पीस सेंटर, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम यूनिवर्सिटी का निर्माण के लिए हम लोग लग रहा हूँ। अभी ज़मीन भी हम लोगों का एक मिल रहा है, उसको खरीदना शुरू किया। वहाँ पे इसको स्थापन करेंगे, जो एंसेंट
एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, उसमें भी बहुत सारा अच्छा चीज़ है, कंबाइन करके उसको बनाएंगे एक सॉल्यूशन। जी, तो गुरुजी क्या एक व्यक्ति के ध्यान करने से, एक व्यक्ति के सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने से क्या यूनिवर्सल इफेक्ट पड़ता है? जरूर ना। बहुत सिंपल एग्जांपल, 1000 ईयर्स डार्क रूम है, उसको अंधकार को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हो, मुट्ठी मुट्ठी करके अंधकार को बाहर फेंकने के लिए कोशिश कर रहे हो, कभी संभव होगा? नहीं। क्या है, एक दिया जला दो तो पूरा समाज, लाखों लाखों ईयर्स का जो गंदगी पड़ा हुआ है, ये अंधकार है। अंदर का एक चिराग जला दो ना, तो सारे अंधकार मिट जाएगा नहीं। जब एक के अंदर का, जब चिराग का अंदर का मिट जाएगा, तो ये यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और नहीं, तो यूनिवर्स में उसका इफेक्ट हो रहा है और नहीं, वो पीसफुल एटमॉस्फेयर का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है और नहीं। चुंबक, मैग्नेट कभी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रख सकते क्या? वो अपने आप नेचुरली स्प्रेड होता है, उसके साइड में जो आ जाता है वो अपने आप मैग्नेट होने के लिए कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है वो फिर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कैंडल से लाखों कैंडल को जलाओ, क्या पहला कैंडल का लाइट का कुछ कमी हो जाएगा? यही है फिलोसफी। जी गुरुजी। तो गुरुजी, जैसे आपने बात की कि एक कैंडल से लाखों कैंडल जलती है, तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ये अवेयरनेस थी, आपको जो ये रियलाइजेशन हुई, ये कैसे हुई? क्योंकि जब मैं आपके बारे में जान रही थी, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि आप भी एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे। जी माँ। तो एक सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के आप इस और आए, और आपको काफ़ी दिव्य अनुभव भी हुए हैं। अगर हम बात करें कि इंजीनियर बनने से पहले, यानी कि बहुत ही जल्दी बचपन में ही, मात्र 1.5 साल की उम्र में ही आपको समाधि का अनुभव हुआ, और उसके बाद जब आपने इंजीनियर से, जब आप क्रिया योग की दीक्षा लेके अध्यात्म की ओर आए, तो उसके बाद भी आपको काफ़ी दिव्य अनुभव हुए, आपको साक्षात महाअवतार बाबा जी के भी दर्शन हुए। जी माँ। तो ये जो कुछ दिव्य अनुभव आपके जीवन में हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। मैं, ये तो लंबा प्रोसेस है ये तो लंबा प्रोसेस है। इसके लिए मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ महाअवतार बाबा जी का। हमारा जो पिताजी माताजी दोनों ही महाअवतार बाबा जी का चैनल से जो क्रियायोगी थी, वो क्रियायोग प्रैक्टिस भी करते थे, और 5 साल उम्र में भी मेरा बहुत बड़ा अनुभव हुए थे। जो लाइट अपने इस दुनिया में आने के मैं कौन हूँ, वो खोज जो शुरू हो गया था। 13 साल उम्र में पिताजी हमको अंदर में घुसने का रास्ता दिखा दिया था, कुछ कारण ये से। बहुत लंबा स्टोरी है, अभी उतना तो समय तो हमारा पास इधर है ही नहीं। एसेंस हमारा जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजोगी में, वो डिटेल्स सब कुछ क्लियर हम उसमें लिख के रखा हूँ। अभी मैं 4 किताब लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन क्या था यूथ के ऊपर एक बढ़िया किताब लिखा हुआ है मैं, जो अमृत गरलेरी निर्जास, ये इंग्लिश में भी है, बांग्ला में भी है, उसको बनाया। तो वो जो है यूथ को रोमांस के थ्रू जो है कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता हूँ, हायर रियलाइजेशन कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम उसमें दिखाया। और एक किताब लिखा, फैमिली इज़ द सेफ्टी केव ऑफ साधना, जिसमें फैमिली के अंदर में रहते हुए भी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कैसे मार्ज हो सकता हूँ, उसी में लिखा हुआ है। और इसका फिलॉसफिकल बुक हो गया एसेंस ऑफ संजोगा, जो टोटल जो फिलॉसफी, साइंस फिलॉसफी है, एसेंस ऑफ संजोगा में लिखा हुआ है। अभी मैं 13 साल उम्र में पिताजी से हमको अंदर में घुसने का रास्ता मिला था। जो 1991 में माँ से मेरा क्रियायोगा का दीक्षा हुआ था, उसी टाइम बाबा जी स्वयं माँ के अंदर में अवस्थान करते हुए मुझे क्रियायोग दिए थे, दीक्षा दिए थे। तो मैं एक इंजीनियर भी थे, एक प्रोफेसर भी थे, एक प्रॉपर बिजनेसमैन भी थे, सारी चीज़ किया। क्यों किया ना? मैं आज का समाज में क्या होता है, साधु महात्मा को नेग्लेक्ट करके नेक नज़र में देखता है। वो सोचता है जो जिसको पास कुछ करने का रास्ता नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने का, पैसा कमाने का, वो साधु महात्मा तौन होकर निकल जाते। मैं छोटा संसार को जो मेंटेन नहीं करने पाएंगे, क्या विश्व संसार को मेंटेन कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए मैं सब कुछ किया, करके तब छोड़ के आया। जो
जो ये सबके लिए संभव है और हर स्थान से इसको संभव है। और ये बाबा जी का असीम कृपा है। बाबा जी 2 बार मुझे फिजिकल दर्शन दिया, 2007 दिसंबर में और 2008 दिसंबर में फिजिकली। बाद में तो बाबा जी का कनेक्शन तो बहुत बार हमारा पास मालूम है तो कनेक्शन, लेकिन फिजिकली जो दर्शन हुआ था जिसमें हमको माँ के गर्भ के अंदर में संतान कैसे जन्म लेते हैं, कैसे माँ के गर्भ के अंदर में संतान एग्जिस्ट करता है 9 मंथ प्लस माइनस 10 डेज, वो चीज़ बाबा जी ने माँ के गर्भ के अंदर में लेकर जाके सिखाया। आप ध्यान में थे उस समय? ध्यान में थे। तो और उसके बाद 2008 में क्रिएशन लॉ ऑफ द यूनिवर्स, जो आइंस्टाइन mc=mc² तक पहुंचे हुए थे, उसके आगे mc² इंटू v² इंटू 1/d² इक्वल टू p, लॉ ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, उसको सृष्टि कैसे, जैसे हम अभी बोले ना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कैसे 5 एलिमेंट फोटोन एनर्जी से 5 एलिमेंट से लाइफ पैदा हुआ, वो सारी चीज़ बाबा जी ने वो हमको प्रैक्टिकली उस स्थिति में लेकर जाके समझाया। तो ये तो मैं ऋणी हूँ बाबा जी महाराज जी का और पिताजी माता जी का, कि ना वो हमको ये शरीर नहीं देते थे तो हमको कहाँ मौका मिलते थे। तो पिताजी माताजी सबका हमारा गुरु है, और गुरु ही नहीं है भगवान है। कभी कभी वो लोग को कभी बहुत सारा मुसीबत हो जाते हैं, संतान को कभी कभी अपने सही दिशा भी नहीं देने पाते हैं, कभी कभी सारे सपोर्ट भी नहीं करने पाते हैं, तो संतान दुखी हो जाते हैं। कभी कभी उन लोगों का भी बहुत सारा मुसीबत वर्तमान समाज के अनुसार होता है। इसीलिए हम पिताजी माताजी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम हमको इस दुनिया में लेकर आए इसीलिए रेस्पेक्ट देना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने हिमालय पे भी काफ़ी समय तप किया है। ये महाअवतार बाबा जी के जो दर्शन हुए आपको हिमालय में हुए थे, तपोवन में हुआ था, गोमुख के ऊपर। जी, जो गंगा जी जहाँ से निकाल के आ रहा है, गोमुख के ऊपर। जी। तो अगर कोई बाबा जी से जुड़ना चाहे, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस से भी अगर जुड़ना चाहे, तो किस तरीके से वो उनसे जुड़ सकता है? क्या हिमालय जाना ज़रूरी है या घर रहकर भी वो उनकी चेतना से जुड़ सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहाँ है ही नहीं, हर जगह है। तो बाबा जी का कॉन्शियसनेस कहाँ है ही नहीं, हर जगह है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है, समझ लिया। ये घर में भी हो सकते हैं। हाँ, वो हिमालय का एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसमें कोई किसी का नेगेटिव विचार वहाँ पे काम नहीं करता है, इसीलिए वो फास्टर होता है। लेकिन वहाँ पे रहने से ही नहीं होने पाएगा। उस आके समाज में जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक पूर्णता नहीं होते। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए हिमालय जा सकते हैं, लेकिन असली रियलाइजेशन तो समाज से ही होता है। जी, तो गुरुजी, यानी कि घर पर रहकर भी हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपने विचारों को, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, उनको हमें कम करना है और उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न जो मैं लेना चाहूँगी, जो आपने बुक्स की बात की थी कि आपने इतनी बुक्स लिखी हैं, तो जिसको हम यहाँ पे स्वाध्याय बोलते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? बुक्स रीड करना, स्वाध्याय करना कितना ज़रूरी है? मैं बुक्स जो है, हम प्रैक्टिकल के बाद वो बुक्स हमको मदद करता है और बुक्स हमको कुछ दिशा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा चाणक्य का एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, पुस्तकस्य तजा विद्या परहस्त गतं धनम कार्यकाली समुत्पन्ने नसा विद्या न तत् धनम। मीन्स पुथिगत विद्या, पुस्तक का अर्जित विद्या जो है, हमारा जिंदगी में कोई भी काम नहीं लगता है, केवल पुथिगत विद्या। और अपना ही पैसा अपने दोस्त के हाथ में रख दिया, वो अपने इम्पोर्टेंट टाइम में काम में नहीं लगेगा। पुस्तक है क्या? देखो, बचपन में गन्ना को चबा चबा के अपने दांतों से पिए, रस पिए, तो कितना आनंद लगा। क्या उस खुशियाँ को किसी को व्यक्त कर सकते हो? नहीं। क्या व्यक्त कर सकते हो? चबा के बाद जो उसको सिंथेटिक पार्ट को बाहर फेंके हुए, उसको दिखा सकते हो? तो किताब जो लिखे हुए, मैं बोलो और दूसरा कोई लिखे हुए है, वो कौन सा? वो गन्ना का छपड़ा, सिंथेटिक पार्ट। एक्सपीरियंस कभी लिखा नहीं जाता है। ये मदद करता है एक्सपीरियंस के बाद उसको नज़दीक उसको कंपेयरिंग करके। एक कंपेयरिंग दो प्रकार का होता है। एक अच्छी काम के लिए कंपेयरिंग करना है, जैसे मान लो एक अच्छा स्टूडेंट है, हमको उस स्टूडेंट
उसका मैं भी क्यों नहीं हो सकता हूँ, ये अच्छा है। लेकिन उसके पास अच्छा संपत्ति है, मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, ये अर्जन करके ले तो और अच्छा है। लेकिन छीन लेने के लिए कोशिश करूँ तो गलत है ना। तो इसी के लिए वो किताब हमको क्या करता है, उसको कंपेयरिंग करने के लिए मदद करता है, मेरा एक्सपीरियंस का क्वालिटी और उस क्वालिटी के साथ कितना नज़दीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन उसका ये मिलने के लिए सहायक होता है और एक इनकरेज करता है जो ये भी चीज़ हो सकते हैं। और इसीलिए किताब को मैं इसी प्रकार से लिखा, ये हम अपने नॉलेज को नहीं लिखा, रास्ता को दिखाया, किस प्रकार से उस नॉलेज को प्राप्ति किया, उस टाइम क्या क्या विचार आए थे, उस विचार को किस प्रकार से मैं ओवरकम करके उस स्थिति में लिखा, वो किताब में लिखा। तो ये उसके लिए मदद करेगा। जी, यानी कि हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जो भी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से बचने के लिए हमें ये बुक्स किताब। पढ़नी है। जी, जी गुरुजी, तो आपसे काफ़ी सारा ज्ञान हमने प्राप्त किया। अंत में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम रैपिड फायर बोलते हैं, यानी कि आप सिर्फ उसका एक वर्ड में या एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। तो जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा सबसे बड़ा आता है हमारा अहंकार, जो हमारा ईगो, जब मैं जो जानता हूँ उससे ज़्यादा और कुछ दूसरा कोई जानता नहीं, ये इस मैं को हटा दो तो स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करने के आसान है। रिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम चीज़ है, अंतर बहुत है। विथ अवेयरनेस स्पिरिचुअलिटी, विदाउट अवेयरनेस ब्लाइंडली इज रिचुअलिटी। जी, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आज के समय में? ह्यूमैनिटी के लिए सबसे हमारा अंदर का मनुष्यत्व को, मूल्यबोध को, मातृत्व को, विवेक को जागृत कराना है। उससे हम बहुत दूर भाग गया। जब तक इसको, आज माफिया किसको कहा जाए, मातृत्व को छीन लो माफिया बन जाएगा, निस्संश हो जाएगा। तो ये मूल्यबोध, मातृत्व, मनुष्यत्व, विवेक को जागृत करना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कोई एक किताब या एक बुक जो सभी को पढ़नी चाहिए? एक किताब से तो सब कुछ मिलना मुश्किल है, लेकिन तो भी जो ऑटोबायोग्राफी है स्पिरिचुअल लाइन के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों का सब प्रेरणादायी होता है। जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी कथामृत जो है, जो परमहंस योगानंद जी का, वो बहुत अच्छा डायमेंशन से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन उसमें दिए हुए हैं। जी, एक ऐसी आदत जो हर पर्सन को छोड़ देनी चाहिए और एक ऐसी आदत जो हर पर्सन को ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, जो चीज़ हमको दुखी कर देते हैं, हमारा अंदर में अशांति क्रिएट करते हैं, जैसे हमारा ईगो, हमारा अहंकार जो है, इसको तो छोड़ना चाहिए। दूसरा से जो कुछ अच्छी नॉलेज मिल रहा है उसको तो धारण करना चाहिए। तो गुरुजी, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए? नमस्कार, मैं प्रेम सिंह हिंदी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इस चैनल में आने के लिए। और ये दर्शकों जो हमारा सब, हम यूनिवर्स का एक एक यूनिट हूँ, तो सबके पास हमारा आज पृथ्वी माता, विश्व माता रो रहा है। आज जो हमारा मनुष्यत्व, मूल्यबोध, विवेक जो हमारा छीन लिया गया हुआ है, तो ये हमारा हाथ में है। हम अपने अंदर का विवेक को जागृत करना है, मनुष्यत्व को जागृत करना है, मूल्यबोध, विवेक को, मातृत्व को जागृत करना है। और ध्यान पीएमसी चैनल का बहुत, मेडिटेशन जो है बहुत ही बड़ा हथियार है, जिसके थ्रू अपने अंदर का जो मन जो अशांत हो जाते हैं उसको शांत करके अपने आप अंदर में हमारा मनुष्यत्व, विवेक जागृत करते हुए ह्यूमैनिटी को, हम खुद के लिए शांति, संसार के लिए शांति, समाज के लिए शांति, देश के लिए, विश्व के लिए और यूनिवर्सल पीस के लिए हम लोग एक एक हथियार बन सकता हूँ। One drops of water, one drops of practice is better than ocean of books and theory। तो सबका शुभकामनाएं, सबके लिए पीसफुल, ब्लिसफुल, हेल्थी, एनलाइटन लाइफ के लिए कामना करता हूँ। ओम आनंद ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। मैं अंदर से काफ़ी
दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।